हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीए स्टडी पॉइंट में। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए आइए इसको दोहराते हैं। तो आपके सामने जो संख्या लिखी हुई है, पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा है सम संख्या और चौथा है विषम संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ... और इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो इसको जब संग्रह करते हैं तो इसको प्राकृत संख्या कहते हैं और इसको n से लिखा जाता है, n यानी नेचुरल नंबर। अब आते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 और इसी तरह आगे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होगी और इसको W से इंडिकेट किया जाता है। W मतलब होल नंबर। तो इस दोनों में आप फर्क जानते होंगे कि प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 भी सम्मिलित कर लेते हैं तो यही पूर्ण संख्या हो जाती है और पूर्ण संख्या में से 0 को हटा देंगे तो प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो 0 का फर्क है, उसमें 0 नहीं है और इसमें 0 है, यानी 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। अब आते हैं सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में कह रहा है कि वे प्राकृत संख्याएं जो कि 2 से विभाज्य हो, सम संख्या कहलाता है। इसमें भी प्राकृत संख्या होंगे, लेकिन वही प्राकृत संख्या होंगे जो 2 से पूरे विभाजित होगा। जैसे 2 4 6 8 आगे भी। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी, इसीलिए इन सभी को सम संख्या कहेंगे। और इसका व्यापक रूप जो होगा इसको 2m से लिखा जाएगा। 2m मतलब 2 से पूरा विभाजित होगा। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या में ठीक इसका उल्टा होगा। वे प्राकृत संख्याएं जो कि 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 आदि। इसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा 2m + 1। इसका व्यापक रूप 2m + 1 क्यों होगा? क्योंकि जब हम विषम संख्या में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल के रूप में 1 आता है, इसीलिए +1 लिखा गया है, शेषफल 1। और यहाँ पर शेषफल 0 आता है क्योंकि ये पूरा विभाज्य हो जाता है, इसीलिए प्लस के बाद कुछ नहीं लिखे हुआ है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो संख्या है अभाज्य संख्या। वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाजित न हो अभाज्य या रूट संख्या कहलाती है। इसमें जो भी संख्याएं हों वो तो या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। और ठीक इसका उल्टा होता है भाज्य या यौगिक संख्या। ये संख्या डिफिनीशन वही रहेगा, सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा। इसका भी होगा कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी विभाजित हो। यहाँ पर है विभाजित न हो, यहाँ पर होगा इसके डिफिनीशन में होगा विभाजित हो। तो ये भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है।
इसके डिफिनीशन में पूरे वही होगा, सिर्फ यहाँ पर न हो के बदले न हट जाएगा, सीधे होगा। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9 इत्यादि। तो ये संख्याएं एक और अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, इसीलिए इसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। तो इस दोनों को थोड़ा और बेहतर से समझते हैं। कुछ संख्याएं हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए इसका अपवर्तक यहाँ पर लिखेंगे। अपवर्तक कहने का मतलब जिस से ये संख्या विभाजित होगा। तो 1 किससे विभाजित होगा? 1 से। 2 किससे विभाजित होगा? 1 और 2 से। 3 किससे विभाजित होगा? 1 और 3 से। 4 किससे विभाजित होगा? 1, 2 और 4 से। 5 किससे विभाजित होगा? 1 और 5 से। 6 किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो जिन संख्याओं के पास केवल 2 अपवर्तक हो, केवल 2 अपवर्तक, तो वो होगा अभाज्य संख्या। वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। और 2 से अधिक हो, 2 से अधिक अपवर्तक हो, तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। वो होगा भाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं, इसके पास एक ही अपवर्तक है, तो ये न तो भाज्य संख्या होगा और न ही अभाज्य संख्या होगा। इसके पास 2 अपवर्तक है, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 अपवर्तक वाला अभाज्य संख्या होता है। तो 2 हो गया अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ पर भी 2 अपवर्तक है, तो ये भी होगा अभाज्य संख्या। यहाँ पर 1, 2, 3 अपवर्तक है, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। इसके पास 2 अपवर्तक है, तो ये होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। इसके पास 4 अपवर्तक है, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर देखें कि 2 अपवर्तक वाला अभाज्य संख्या होता है और 2 से अधिक अपवर्तक वाला भाज्य संख्या होता है। असहभाज्य संख्या। जब 2 प्राकृत संख्याओं का मौसा 1 हो तो असहभाज्य कहलाती है। जैसे 9 और 16। आप जब 9 और 16 का मौसा निकालिएगा तो ये 1 आएगा। तो जिन 2 प्राकृत संख्याओं का मौसा अगर 1 हो तो वही असहभाज्य कहलाती है। अब आते हैं पूर्णांक। यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, आप उसे ध्यान से देखें। बीच में 0 है। 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है, और 0 से बाएं तरफ निगेटिव नंबर है, यानी ऋणात्मक संख्या है। तो ये सब पूर्णांक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सब धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। धनात्मक पूर्णांक। और इधर माइनस वाला, -1 से लेकर इधर जितनी भी संख्या होगी वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। ऋणात्मक पूर्णांक। और जब हम धनात्मक पूर्णांक में 0 को भी शामिल कर दे, यानी 0 से लेकर और उधर जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, इस सब को जब लेकर काउंट करते हैं तो ये कहलाती है अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक। तो आप पूर्णांक का मतलब समझिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, प्लस वाला हो, या फिर निगेटिव नंबर हो, यानी माइनस वाला हो। 5/3 ये पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टा में है, पूरा पूरा अंक नहीं है। 4.6 ये भी पूर्णांक नहीं होगा। 8 ये पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, तो ये पूर्णांक होगा। -9 ये भी पूर्णांक होगा। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बट्टा में हो, दशमलव में हो, तो ये सब पूर्णांक नहीं होता है। अब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। वास्तविक संख्या का 2 पार्ट है, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। तो पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्या कहता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो। q = नॉट 0। जैसे 5/3, -6/7, 2, 0 आदि। ये सब p/q के फॉर्म में है। pq, ये p/q। ये इसके नीचे कुछ नहीं है,
1 डाल दीजिए तो ये भी p/q के फॉर्म में आ जाएगा। इसमें भी 1 डाल के p/q फॉर्म में आ गया। तो p/q के फॉर्म में जितनी भी संख्या होगी वह परिमेय संख्या कहलाती है। अब कहता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्त होता है। 2/5। तो जब हम 5 से 2 में भाग देते हैं, 5 से 2 में, तो 0.05 चौका 20। तो दशमलव देने के बाद ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो इसे शांत बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 8/5। तो 5 से 8 में जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 या 3.035। ये भी दशमलव देने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी शेष के रूप में 0 आ जाता है, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव। अब आते हैं अशांत आवर्त। यहाँ पर लिखा हुआ है 10/3। तो जब हम 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 तिया 9, या 1 दशमलव देंगे, यह 0 3 तिया 9, या 1 दशमलव दिए हैं 0 3 तिया 9 1। तो इसको कितना भी करेंगे लेकिन शेष के रूप में 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 3.333 ... तो 3 बार बार आ रहा था, तो इसको रोकने के लिए इस पर रेकरिंग देते हैं, और इसी दशमलव को बोला जाता है अशांत आवर्त। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/9। तो जब हम 9 से 2 में डिवाइड करेंगे, 9 से 2 में डिवाइड करते हैं तो 0.0 9 दूना 18, या 2 फिर 0 9 दूना 18 फिर 2। तो यहाँ पर 2 देते जाएंगे लेकिन शेष के रूप में 0 नहीं आएगा, तो 0.222 और ये बार बार रिपीट होता रहेगा लेकिन शेष 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको इस रूप में लिखा जाता है 0.2 और 2 के ऊपर रेकरिंग। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्त कहा जाता है। अब आते हैं दूसरा पार्ट, अपरिमेय संख्या। कह रहा है कि वह संख्या जो p/q के रूप में ना हो, जहाँ p एवं q पूर्णांक हो एवं q 0 के बराबर नहीं हो। जैसे √2। तो हम 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसके कारण यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। इसी तरह 3√2 भी अपरिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होता है। अशांत अनावर्त, चलिए इसको समझिए पहले। अशांत कहने का मतलब कि शेष के रूप में 0 नहीं आया होगा, और अनावर्त मतलब एक अंक चाहे 2 अंक चाहे 3 अंक बार बार रिपीट नहीं आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई भी अंक ऐसा है जो बार बार रिपीट आ रहा है, नहीं आ रहा है, जिसके कारण इसे अशांत अनावर्त बोला जाता है। √3 का मान ये भी अशांत अनावर्त होता है। पाई अशांत अनावर्त होता है, जिसके कारण ये तीनों संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स कि दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है। दशमलव प्रसार आपको 3 तरह का मिलेगा, एक है शांत, दूसरा है अशांत आवर्त, और तीसरा है अशांत अनावर्त। तो आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन शांत है, कौन अशांत आवर्त है और कौन अशांत अनावर्त है। ये देखिए, दशमलव के बाद अंक है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, रेकरिंग भी नहीं है, जिसके कारण ये शांत है। और अशांत आवर्त कैसा होता है, जैसे 2.6 और इस पर रेकरिंग लगा हो, 3.25 इस दोनों पर रेकरिंग लगा हो, चाहे 2.356 रेकरिंग लगा हो, तो ये रेकरिंग वाली जो दशमलव है वो अशांत आवर्त होता है। और अशांत अनावर्त में आपको रेकरिंग नहीं मिलेगा, उसके बाद ... मिलेगा। इसका मतलब है कि और भी अंक इधर आएगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्त बोला जाता है। तो ये जो शांत और अशांत आवर्त है, ये दोनों वाली दशमलव प्रसार परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और ये अशांत अनावर्त वाली दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो आप इसको ध्यान में रखें, जो शांत और अशांत आवर्त वाली
परिमेय दशमलव प्रसार है वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जो अशांत अनावर्त वाली होगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1 जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p एवं q पूर्णांक हो एवं q 0 के बराबर नहीं हो? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p का मान होगा 0 होगा एवं q का जो मान होगा वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं? 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, यानी कि इस सब का मान भी 0 ही आएगा। तो शून्य एक परिमेय संख्या है जिसको कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते p का मान 0 होना चाहिए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा दूसरा पूर्णांक होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर इसको कई तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि जो पहली वाली संख्या है उसको आप x माने, x बराबर 3। जो बाद वाली संख्या है उसको y माने, y बराबर 4। और 6 परिमेय संख्या निकालना है तो n = 6। तो एक अन्य संख्या निकालते हैं d। इसका फार्मूला होता है y - x/n + 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 4 - x के बदले 3/n के बदले 6 + 1। तो ये हो गया आपका 4 - 3 1 और 6 और 1 7। तो d का मान आ गया। तो जो पहली परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच, पहली परिमेय संख्या वो होगा x + d। तो x के बदले 3 + 1/7। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे बट्टा पर का जोड़ तो ये आएगा 7 या 21 और 1 22/7। दूसरी परिमेय संख्या x + 2d। तो x के बदले 3 + 2 × 2 और d का वैल्यू 1/7। तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 2/7। तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 2 23/7। उसी तरह तीसरी परिमेय संख्या तो ये हो जाएगा x + 3d। तो x के बदले 3 + 3 × 3 d का वैल्यू 1/7। तो 3 + 3 एकम 3/7। तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 3 24/7। उसी तरह चौथी परिमेय संख्या तो ये हो जाएगा x + 4d और इस पर भी वैल्यू पुट करेंगे। पांचवी परिमेय संख्या तो x + 5d, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे। छठी परिमेय संख्या x + 6d और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पूरे 6 का 6 परिमेय संख्या आ जाएगा। इसको दूसरी विधि से बनाते हैं। तो जो पहली परिमेय संख्या है 3 है और जो अंतिम परिमेय संख्या है वो 4 है और इसके बीच हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो पहली परिमेय संख्या लिख दीजिए 3.1, दूसरी 3.2, तीसरी 3.3, चौथी 3.4, पाँचवीं 3.5 और छठी 3.6। तो ये सब भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे। 3/5 और 4/5 के बीच, इस बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3/5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3/5 को जब आप दशमलव में ले जाएंगे तो 0.056 30, यह है आपका 0.6। तो 0.6 को 0.60 लिख सकते हैं। अब आते हैं 4/5
5। इसको भी जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 0.05 अट्ठे 40 या 0.8। तो 0.8 को 0.80 लिख सकते हैं। तो अब आप 0.60 और 0.80 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख दीजिए। तो पहला हो जाएगा 0.61, दूसरा हो जाएगा 0.62, एक एक बढ़ाते जाएंगे। 0.60 है तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। ये आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य। अब कारण देखिए, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4। और पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो 0 को छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी संख्या इधर लिखा गया वो सब प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या में गिनती होती है। तो ये जो कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे ये 4 अभी पूर्ण संख्या है, लेकिन जब हम इसमें माइनस लगाते हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। हालांकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन जब प्लस में है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जब माइनस में होगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक, जो भिन्न के रूप में होता है, भिन्नात्मक परिमेय संख्या, भिन्नात्मक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे 5/8 ये भिन्नात्मक संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा।